बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। आज स्टूडेंट हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 14 क्लास 12 न्यू बुक 2026 की जो है उसके 14 चैप्टर हमने स्टार्ट किया। उसके आज हम न्यूमेरिकल इस वीडियो के अंदर 14.1 से 14.3 को कंप्लीट करेंगे और एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी भी चैप्टर्स के एक्सरसाइज, बाकी तमाम जितनी भी लेक्चर वाइज सीरीज है वो आप तक पहुंच सके। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला 14.1 देखें, कहता है अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 0.05। कह रहे एक बॉडी है जो कि SHM में है। SHM से मुराद क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है और उसका एम्पलीट्यूड 0.05 मीटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। ठीक है, एक बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रही है और उसकी हमें उसने एम्पलीट्यूड भी बता दिया है और उसके साथ साथ उसने उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी है। कह रहा है फाइंड द स्पीड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमने उस बॉडी की स्पीड मालूम करनी है कि वो कितनी स्पीड के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा था और उसकी स्पीड की वजह से कितना एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपल आपने याद रखना है कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके 3 स्टेप्स होते हैं, उनको लिखने की 3 कैटेगरीज होती हैं। तो आपने उसको सबसे पहले 3 हिस्सों में जो है ना ये समझ लें कि 3 हिस्सों में तकसीम करना होता है। एक होता है गिवन डाटा, दूसरी हेडिंग होती है टू फाइंड होती है और तीसरी जो है वो कैलकुलेशन होती है। इन 3 हेडिंग्स के बगैर जो आपके पास न्यूमेरिकल है वो अधूरा होता है। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले देखें तो हमारे पास गिवन डाटा का क्या मतलब होता है। गिवन डाटा का मतलब होता है जो चीजें आपके पास, जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो आपने गिवन डाटा में लिखनी होती हैं और जो मालूम करना होता है, जो चीज निकालनी होती है, फाइंड करनी होती है, वो आपने टू फाइंड में लिखनी होती है और कैलकुलेशन में आप जो फार्मूला वगैरह यूज करें वो वगैरह सब कुछ आप कैलकुलेशन में लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इसमें मेरे पास सबसे पहले वैल्यू दी हुई है एम्पलीट्यूड की। तो आपको ये पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड को हम ए से लिखते हैं जो कि कितना दिया हुआ है 0.05 मीटर। तो मैंने यहाँ देखें एम्पलीट्यूड लिखा और ए इज इक्वल टू 0.05 मीटर लिख लिया। उसके अलावा अगर हम देखें तो आगे फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 10 हर्ट्ज। तो मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम एफ से लिखते हैं और वो मैंने लिख लिया 10 हर्ट्ज दी हुई है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें पता है, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, तो 2 पाई एफ। अब देखें, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली। ठीक है, वजह ये है कि जो हमारे पास हमने स्पीड मालूम करनी है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपने बुक के अंदर उसके दोनों के फॉर्मूले पढ़े होंगे कि मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला ओमेगा ए है और मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए है। तो इसीलिए हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें इसीलिए उसने हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी दी है ताकि हम ओमेगा निकाल सकें। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो आप क्या करेंगे, 2 भी ऐसे रहेगा, पाई भी ऐसे रहेगा, एफ की जगह क्या पुट कर देंगे 10 और पाई की वैल्यू आपको पता ही है कि 22/7 होती है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 7 से तो आपके पास 20 पाई रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, तो आपने उसका यूनिट साथ लिखा है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 2 को 10 से ज़रब किया, 20 हो गया और पाई ऐसे ही आ गया। ठीक है, पाई की वैल्यू भी मैंने पुट नहीं की है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखें, सबसे पहले फिर हम लिखेंगे टू फाइंड। फाइंड क्या करना था, मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क डाला, और एक्सेलरेशन मालूम करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड मैक्सिमम निकालने का ओमेगा ए। तो आप क्या करेंगे, ओमेगा कितना है आपके पास, ओमेगा भी हमने निकाला था, वो हमारे पास कितना है 20 पाई। तो मैंने यहाँ लिख लिया 20 पाई। साथ ए हमारे पास कितना है, ए हमें दिया हुआ है 0.05, तो मैंने वो लिख लिया। अब इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, पाई जो है वो हमारे पास कितना होता है, पाई जो है वो हमारे पास 3.14 मीटर पर सेकंड होता है। तो यहां से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो आएगी ना, जब हमें इन दोनों को 20 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3.141। ठीक है, और साथ 5 आ जाती है। आप कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पाई होती है। ठीक है, तो इसलिए या तो ये पाई भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम जो है वो 13.14 को
मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब या पाए लिख लें या ये वैल्यू लिख लें, दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, तो आपको सिंपल बताने का मकसद ये है कि जब आप कैलकुलेटर पे 20 पाए मल्टीप्लाई 0.05 को करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर ये आएगा और यही अप्रोक्सीमेटली पाए के बराबर होता है। तो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट एक चीज हमने मालूम करनी, वी मैक्सिमम निकल आया, स्पीड मैक्सिमम निकाली। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालने की तरफ। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ओमेगा का स्क्वायर और ए। ओमेगा हमारे पास क्या आया था 20 पाए, तो मैंने यहाँ 20 पाए लिख लिया, और साथ मेरे पास ए कितना था 0.05, वो मैंने लिख लिया। अब क्या किया है, इसका जो है ना स्क्वायर खोलेंगे, तो 20 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, तो 20 का स्क्वायर खोला तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ देखें 400 आ जाएगा, सात पाए का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.05। ठीक है, जब हम 400 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये आ जाएगा 20। साथ हमारे पास पाए स्क्वायर है तो पाए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप पाए की जगह जो है वो 20 पाए की जगह आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू डालेंगे। वो आपके पास वैल्यू क्या होती है 3.1416 होती है। आप जब पाए की जगह वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और 20 से ज़रब करेंगे तो यही आपके पास आंसर आएगा। आप डायरेक्ट भी 20 पाए का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लिखेंगे, डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इतनी आपको जो है वो जो है उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से कट हो गया था, मैं दोबारा आगे कर देता हूँ। तो सिंपल क्या किया है, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, 400 आ गया, साथ पाए का भी स्क्वायर आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.05 था वो आ गया। फिर जो आपको पता है 400 को आप 0.05 से कैलकुलेटर पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, साथ पाए का स्क्वायर था, पाए का स्क्वायर आ गया। फिर आप 20 पाए स्क्वायर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर 20 और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को पुट करें और उसका स्क्वायर ले लें, जब आप उसकी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और फिर 20 से ज़रब करेंगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है ना वो तरीके से आंसर लिखना है। आंसर तरीके से कैसे लिखना है, ऐसे आंसर देना है जैसे मैंने नोट्स के अंदर लिखा है कि आंसर आपने देना है वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ये और साथ ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ये। तो याद रखना है कि जो मीटर पर सेकंड है ये इसका वेलोसिटी का यूनिट है, स्पीड का यूनिट आ गया, और जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो आपने ये इसका यूनिट लास्ट में लिखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि आपके पास 14.2 है। अच्छा, 14.2 के अंदर देखें वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि a mass of 0.5 kg is suspended from a spring। एक स्प्रिंग है जिसके साथ आप 0.5 kg का जो मैस है ना वो लटका देते हैं, एंड द स्प्रिंग इज स्ट्रेच 0.098 मीटर। तो उसमें जो है वो स्प्रिंग जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, कितना होता है 0.098 मीटर। कह रहा है फाइंड करो द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ मैस। आपने टाइम पीरियड निकालना है उस ऑसिलेशन का, उस ऑब्जेक्ट का, उस मैस का, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। आपने उस स्प्रिंग की ऑसिलेशन भी निकालनी है, मतलब ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि कितनी बार एक सेकंड के अंदर कितनी बार वो ऑसिलेट किया है। ठीक है, फिर वही बात के 3 हेडिंग्स में आपने लिखना है। सबसे पहले हेडिंग क्या है, गिवन डेटा। अब वो वैल्यूज जो आपको गिवन है, सबसे पहले हमें मैस गिवन है 0.5 kg, तो मैंने लिख लिया मैस 0.5 kg है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ था, स्ट्रेच 0.098, तो स्ट्रेच हुआ है, खिंचाव आया है, उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, तो एक्सटेंशन को हम x से लिखते हैं और x कितना है 0.098 है। और ग्रेविटी की वैल्यू तो आपको पता है फिक्स होती है, 9 इज इक्वल टू 9 g इज इक्वल टू 9.8 होती है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फाइंड क्या क्या करना था, टाइम पीरियड निकालना है, तो मैंने लिख लिया टाइम पीरियड को टी से लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, फ्रीक्वेंसी निकालने फ्रीक्वेंसी एफ और क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखें कैलकुलेशन में मैंने सबसे पहले देखें हमारे पास अगर फॉर्मूला देखें टाइम पीरियड का, तो मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम के अंदर फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो हमारे पास डाटा के अंदर कहीं फिर भी के की वैल्यू मौजूद नहीं थी, तो इट मीन्स कि हमें सबसे पहले के निकालना पड़ेगा। के निकलेगा तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मैं के लिए क्या करूंगा, फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम, हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम हमें बताता है कि एम जी बराबर होता है के एक्स के।
तो यहाँ पर अगर मैं देखूं k को अकेला करना है तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास m की वैल्यू जो है वो कितनी है 0.5 वो पुट कर दी, g की वैल्यू कितनी है 9.8 वो पुट कर दी, और उसके अलावा हमारे पास नीचे क्या था x की वैल्यू कितनी है 0.098 वो पुट कर दी। अब इन सबको जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 50 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब देखें के आ गया ना, के निकाल लिया अब हमने। अब हम इजीली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम आवर के। तो 2 पाई ऐसे ही है, अंडर रूट एम कितना है 0.5 है, तो मैंने 0.5 लिख दिया। साथ के कितना है, के अभी हमने निकाला 50 है, 50 पुट किया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.01 आ गया। अंडर रूट जब आप लेंगे तो वो 0.1 आ जाएगा, और जब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखे 2 पाई ब्रैकेट डाल के 0.1 ब्रैकेट क्लोज, तो फिर आपके पास आ जाएगा 0.628 सेकेंड। यही आपका टाइम पीरियड का आंसर है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करें, f इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो 1t की जगह हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट 0.628 जो अभी हमने निकाला है वो पुट किया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 1.59 हर्ट्ज आ जाएगा। अब आपने आंसर इस तरह से लिखना है कि टाइम पीरियड का ये आंसर आया और फ्रीक्वेंसी का ये। आपको नोट्स इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आपको तरीका आ जाए कि आपने किस तरह से लिखना है। इस तरह से आपने पेपर के अंदर भी लिखना है। ठीक है, जगह कम होने की वजह से इस तरह साथ साथ मैंने लिखा है ना, आप नीचे भी लेंथ में लिखे जा सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें 14.3 की तरफ, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में कहते हैं अ बॉल ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम इज अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। इलास्टिक स्प्रिंग के साथ आपने 0.5 kg का एक बॉल जो है वो लटकाया है, एंड द स्प्रिंग इज कंप्रेस बाय 10 सेंटीमीटर, और स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गया है 10 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स। कितनी फोर्स लगाई कि वो कंप्रेस हुआ, दैट इज 45 न्यूटन। कह रहा कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। आपने सबसे पहले निकालना है कि वो स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो निकालनी है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉल इफ द कंप्रेसिंग फोर्स इज सडनली रिमूव। आपने वो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है जब बॉल के ऊपर से एक जो कंप्रेसिंग फोर्स रिमूव हुई थी अचानक से, तो कितनी स्पीड के साथ बॉल जो है वो मूव की। तो सिंपल इज दैट, आपके पास गिवन डाटा आता है पहला, तो गिवन डाटा में वो वैल्यूज जो आपको गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या गिवन है हमारे पास, मैस गिवन है। तो मैस कितना है 0.5 kg, मैंने लिख लिया मैस 0.5 kg आ गया। कंप्रेशन गिवन थी, कंप्रेशन मींस एक्सटेंशन ही है। आपके पास कंप्रेशन हो, स्ट्रेच हो, कंप्रेस हो, कुछ भी इस तरह का वर्ड हो ना, तो आपने फौरन समझ जाना है वो एक्सटेंशन दी हुई है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर x आ गया इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था, मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 10 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.10 मीटर आ जाएगा। तीसरा फिर देखें, फोर्स दी हुई थी 45 न्यूटन, आपने फोर्स लिख दी जी, आपके पास फोर्स 45 न्यूटन थी। अब गिवन डाटा में जो जो चीजें मौजूद थी वो मैंने लिख ली। फिर दूसरी हेडिंग टू फाइंड होती है, फाइंड क्या करना था, एनर्जी स्टोर, कितनी एनर्जी स्टोर हुई स्प्रिंग के अंदर, तो एनर्जी स्टोर तो उसको हम यू से लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, और मैक्सिमम वेलोसिटी आपने मालूम करनी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी को VMX से लिखते हैं। अब देखें हमारे पास एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला था U इज इक्वल टू 1/2 kx का स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं तो इस फॉर्मूले में k आ रहा है, और अगर मैं पूरे क्वेश्चन के अंदर देखूं तो कहीं पर भी k मुझे नहीं दिया हुआ। तो k निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स किसके बराबर है, kx के। तो यहाँ पर k जो है वो अपनी जगह पर ही है, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू f/x। f हमारे पास 45 दिया हुआ था जैसे कि आप देख सकते हो, फिर 45 और फिर हमारे पास जो है वो x कितना था 0.10 था, वो मैंने लिख लिया। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 450 आ जाएगा, 450 न्यूटन पर मीटर। ठीक हो गया, तो यहाँ से k निकला, तो अब हम आराम से एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग निकाल सकते हैं। वो किस तरह से हम निकालेंगे, सिंपल है कि हमारे पास फॉर्मूला u इज इक्वल टू 1/2 kx का स्क्वायर। 1/2 ऐसे ही k की जगह क्या आ जाएगा, k हमारे पास अभी निकाला है 450 है, 450 आ जाएगा। x की जगह 0.10 था वो पुट किया, उनका स्क्वायर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.01 आ जाएगा, फिर 1/2, और ये आपने ना कैलकुलेटर में लिखना है 450
मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इनको डिवाइड कर लेंगे तो ये 2.25 जाउल आ जाएगा। एनर्जी को हम हमेशा किस में लिखते हैं? जाउल में लिखते हैं। तो हमारे पास इतनी एनर्जी जो है ना वो स्टोर हुई है। फिर हमने मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है किसके? काइनेटिक एनर्जी के। तो आपने यहां से दोनों को इक्वल किया, यहां से 1/2 यहां से और यहां से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपके बचेगा Vmx और यहां पर mkx²। अब हम क्या करेंगे? यहां पर ना m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और इसके ऊपर हम क्या करेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा kx² ओवर नीचे क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। फिर इक्वल टू V मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक हो गया। जब V मैक्सिमम बन जाएगा तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि V मैक्स का भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो इसके ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये देखें x का स्क्वायर है ना, तो हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऊपर अंडर रूट डाल रहे हैं। अगर हम अंडर रूट नहीं डालेंगे तो x का स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना, फिर x आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, हम जस्ट ये बन गई ना इक्वेशन k, x और m। अब हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यूज को पुट करें इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास देख लें कि k की वैल्यू कितनी है? 450 है, वो हमने पुट कर दी। फिर m की वैल्यू कितनी है? 0.5 है, वो मैंने पुट कर दी। और साथ x की वैल्यू कितनी है? 0.110 है, तो मैंने वो पुट कर दी। अब इनको कैलकुलेटर में करेंगे, इन दोनों को डिवाइड तो 900 आ जाएगा। फिर ये 7 चल रहा है और फिर अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.0 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इसका आंसर जो है वो इस तरह तरतीब से एक डब्बा बना के उसके अंदर 1 का आंसर 2 का आंसर लिख देना है। ठीक है, होपफुली अब आपको ये सारे जो है वो 3 के 3 प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला हुआ तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।